सुप्रभात बच्चों, आज के सत्र में आपका स्वागत है। मैं संध्या मिश्रा, आपकी हिंदी अध्यापिका। तो बच्चों, कल के सत्र में हमने रामविलास शर्मा जी का पाठ जो धूल है उसके बारे में चर्चा की थी और धूल के महत्व को बताते हुए उसकी किस जगह पर उसकी उपयोगिता है, ये हमने चर्चा की थी कि बिना मिट्टी के हम कहीं भी हमारा अस्तित्व नहीं है और हमारा शरीर भी एक मिट्टी ही है जो प्राण निकल जाने के बाद मिट्टी के समान ही हो जाता है। इस प्रकार से हमने धूल के विषय में चर्चा करते हुए कल सत्र का अंत किया था। तो आज हम प्रश्न संख्या 8 के आखिरी पैराग्राफ से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आखिरी पैराग्राफ है, ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। यहाँ पे ये बताया गया है कि गांव की जो भाषाएं, ग्राम भाषाएं मतलब गांव की भाषाएं, गांव के लोग जो भाषा बोलते हैं, जो बोली बोलते हैं, वो अपने सूक्ष्म बोध से, मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा होता है और बोध मतलब किसी चीज़ का जानकारी होना या जानना। तो जितनी उनको जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी होती है, फिर भी वो धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करते। फिर भी वो धूल को जो है धूल ही बोलते हैं, गर्द नहीं बोलते हैं। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है, और धूल वो है जिसे गोधूली हमने आपको पहले ही बताया था कि जब गाय जो है वो चलती है और उसके पैरों से जो धूल उड़ती है उसको गोधूली कहते हैं। तो ये शब्द जो है गोधूली के नाम से अमर हो गया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल मिट्टी सोने को मिट्टी कर देती है। अमराइयों के पीछे मतलब बाग बगीचे, अमराई मतलब होता है आम के बाग। आम के बाग के पीछे जब छिपा हुआ सूरज और उसमें से किरणें दिखती हैं तो ऐसा लगता है कि सोना उगल रहा हो सूरज, और वो मिट्टी जो दिखती है वो सोने के समान लगती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। और सूर्यास्त के उपरांत मतलब सूर्यास्त, जब सूर्य अस्त हो जाता है सूर्य, उसके बाद जब गाड़ियाँ निकल जाती हैं और उसके बाद जो धूल उड़ती है तो वो ऐसा लगता है कि ऐसे रुई के बादल हो या ऐरावत हाथी जो है नक्षत्र में स्थिर हो, वहाँ पे वो उनके चलने से धूल उड़ रही हो, ऐसा मालूम पड़ता है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है। और चांदनी रात में मेले जाने वाली, गाँव वगैरह में ज़्यादातर मेले लगते हैं बच्चों, तो उनमें जो गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ जाती हैं तो उनके पीछे जो लगती धूल उड़ती है उन गाड़ियों के चलने से, वो कवि उसकी कल्पना कर रहा है कि धूल है उनकी भांति उड़ती चलती है। जो शिशु के मुख पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। और वो धूल जब उड़ती है और किसी बच्चे के मुंह पर लगती है तो ऐसा लगता है कि उसका सौंदर्य निखर गया। जिस तरह से फूलों से सौंदर्य होता है वैसे ही धूल से उसका सौंदर्य निखर गया है, तो उसी को कहा जाता है धूल। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। अब गोधूली पर मतलब कलम नहीं तोड़ दी मतलब कई कवियों ने गोधूली के ऊपर अपनी कविताएं लिखी हैं, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। लेकिन ये जो गोधूली होती है वो गांव की संपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि गांव में अधिकतर गोधूली पाई जाती है।
जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी और जो शहरों के हिस्से में नहीं आई। बाटे मतलब हिस्से में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर पक्की फर्शें हैं, पक्की सड़कें हैं, इससे वहाँ पर ऐसी जो धूल है वो उनके हिस्से में नहीं आई। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली के बेला में आने का आग्रह किया गया था। कह रहे एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता है, उसके निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का। गोधूली की बेला अब यहाँ पे बेटा है, गोधूली का बेला का अर्थ है गोधूली का समय। और गोधूली का समय क्या होता है? जब गांव में गाय खेतों में चराने ले आते हैं उनको बाहर, घर से बाहर, तो उनको सुबह ले आते हैं और शाम को लेके आते हैं। शाम को ये 5 बजे या 6 बजे के समय, जब सूर्यास्त से पहले ही, तो वो कहलाती है गोधूली की बेला। तो उसमें आने का आग्रह किया है। प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता ने निमंत्रण पत्र में लिखा था आपने कि गोधूली के बेला में आपको आना है। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ? लेकिन शहर में जो धूल धक्कड़ है वो सब तो है ही, मिट्टी यहाँ पे है कहीं कहीं, लेकिन गोधूली कहाँ है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो गाय पाली नहीं जाती हैं, ना यहाँ पे चरवाहे उसको चराने ले जाते हैं और गोधूली के समय वापस आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर गोधूली है ही नहीं। यह कविता की विडंबना थी और गाँवों में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है। और कह रहे हैं यह कविता की विडंबना थी, मतलब विसंगति थी, छलना था उन लोग का ऐसा कहना। और गाँव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है, और गाँवों में भी जिस धूली की बात की है कवियों ने, वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है। जो गोधूली कहलाती है वो सिर्फ गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल ही कहलाती है, ना कि हाथी और घोड़े के पग संचालन से, मतलब पग मतलब पैर, संचालन मतलब चलने से उत्पन्न होने वाली धूल, उसको गोधूली नहीं कहा जाएगा। वरन गोपालों के पदों की धूली। गो मतलब गाय और गोपाल मतलब गाय को चराने वाले, तो उन्हीं के पदों द्वारा जो धूल उड़ती है उसी को गोधूली की संज्ञा दी गई है। ये नहीं कि कोई भी जानवर या पशु पक्षी चल रहा है तो उससे जो धूल उड़ रही है उसको गोधूली कहा है। गो मतलब गाय है और धूली जब उस उड़ने वाली है उसको कहलाते हैं गोधूली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से प्रश्न करने हैं। कल मैंने आपको 4 प्रश्न दिए थे, लिखित के खंड का के 4 प्रश्न दिए थे, और आज आपको प्रश्न 5 करना है। इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है। और खा का करना है, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है। दूसरा है लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है। ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। का 5वां, ख का पहला और दूसरा, ये 3 प्रश्न आपके आज के जो हैं वो गृह कार्य है। ये आपको आपकी हिंदी रजिस्टर में करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।